नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस अब में स्वागत करता हूं तहे दिल से। और मित्रों, बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। आज हमें पढ़ना है, हमने इसके पहले साइकोलॉजी में एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से। पहले हमने व्यवहारवाद के 5 सिद्धांत पढ़े, फिर क्षेत्रवाद के 8 सिद्धांत पढ़े। आज एक अंतिम रह गया हमारा गेस्टल्टवाद, और इसी में हमें, ध्यान से सुनना, इसी में हमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल नए तरीके से बताएंगे, नो कन्फ्यूजन वाला, और अधिगम के प्रकार, अधिगम के पक्ष और अधिगम की विधियाँ। ये अपनी इतनी चीज़ें आज इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो देखना। इस टॉपिक से 2 नंबर का प्रश्न इसी वीडियो से, इसी लेक्चर से बनेगा। अधिगम के जो 8-10 नंबर के आते हैं, 2 से 3 नंबर मात्र इसी लेक्चर में। और यदि ना बने, गारंटी है, तो डिसलाइक करके चले जाना मित्रों। पूरा वीडियो देखना, और यदि ना बने तो डिसलाइक कर देना। चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, बस लेके वीडियो पूरा देखना। हमें सबसे पहले गेस्टल्टवाद पढ़ना है। तो गेस्टल्टवाद के पापा कौन हैं, इनके जनक कौन हैं? तो गेस्टल्टवाद के जनक जो हैं हमारे, वो मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है? मैक्स वर्दीमर। अब प्रश्न यहीं से उठा, देखो क्यों कहा था यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन हो सकता है गेस्टल्टवाद के जनक हैं कोयलर, कोफा, वॉटसन, क्लार्क। तो यहाँ पे आपको कोयलर टिक करना है। पहली प्रायोरिटी मैक्स वर्दीमर, स्टार बना के लिख लो। यदि ऑप्शन में मैक्स वर्दीमर है तो गेस्टल्टवाद के जनक कौन है मित्रों? बाद के जनक मैक्स वर्दीमर हैं। मैक्स, कहीं वर्दाइमर लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना, मैक्स वर्दीमर हैं। और यदि ऑप्शन में मैक्स वर्दीमर नहीं है तो इनके जो समर्थक थे, जो यह चाहते थे कि यह सिद्धांत आगे बढ़े, तो इनके जो मित्रों समर्थक थे, कोयलर थे, कोफा थे। समर्थक कौन कौन थे? कोयलर थे और कोफका थे। अब कोफका मित्रों, यहाँ से प्रश्न कई बार कन्फ्यूजन में आता है, और पिछली रीट एग्जाम में आप देख लीजिए आया हुआ प्रश्न है यह, और टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रश्न वहाँ बन गया था, गेस्टल्टवाद के जनक हैं, हम सबको पता रहता है कोयलर, लेकिन वास्तविकता में जनक कौन है इसके? मैक्स वर्दीमर हैं। जो क्वेश्चन बना था उसमें था गेस्टल्टवाद के जनक कौन हैं, और वहाँ ऑप्शन में मैक्स वर्दीमर नहीं दिया था। तो जब ऑप्शन में मैक्स वर्दीमर ना हो तब आप किसे टिक करके आएंगे? कोयलर को आएंगे, और यह आपका बिल्कुल सही होगा। तो पहली प्रायोरिटी, जो पहले पिता थे वो मैक्स वर्दीमर थे। चूँकि इस सिद्धांत को, इस वाद को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का श्रेय जिसे जाता है वह कोयलर महोदय हैं, इसलिए इन्हें जनक में सेकंड प्रायोरिटी मिली है। यदि ऑप्शन में, उनको ध्यान से करो, नोट कर लो प्रश्न, नोट कर लो यह पॉइंट। यदि ऑप्शन में मैक्स वर्दीमर नहीं है तो कोयलर टिक करके आओगे, और यदि कोयलर नहीं है तो मैक्स वर्दीमर होगा। और यदि दोनों आ गए, कंडीशन हो गई, यदि सर दोनों आ गए तो कौन सा टिक करेंगे? तो मित्रों मैक्स वर्दीमर टिक करेंगे, क्योंकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। इतनी चीज़ हमने सिर्फ इसके जनक पर चर्चा की। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। अब हमें बात करनी है कि इस गेस्टल्टवाद का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म 1912 में हुआ था, लेकिन चूंकि इसी समय हमारा व्यवहारवाद आया था 1912-13 में, ये उदय तो हो गया, लेकिन चूंकि व्यवहारवाद का उस समय परचम ज़्यादा था, वर्चस्व ज़्यादा था, तो यह जो इसका उद्भव दिखा, जो इसकी शक्ति चरम पर दिखी मित्रों, जो शक्ति का उद्भव और जो इसकी अधिगम में जो विशेषताएं हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा, अचानक सीखेगा, सारी चीज़ें बताएंगी, तो 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में। तो लिखो गेस्टल्टवाद का उद्भव 1912 में हुआ। गेस्टल्टवाद का उद्भव 1912 में हुआ। वह वास्तविक प्रचार प्रसार या वास्तविक व्याख्या या वास्तविक स्वरूप, इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में आया। कब आया मित्रों? इसको 1920 में आया। तो यदि प्रश्न बन जाए
कि कब आया, तो 1912 करोगे टेक। यदि 1912 ऑप्शन में नहीं है तो 1920 करोगे। ये आए हुए प्रश्न है मित्रों, इनको इतने हल्के में नहीं लेना। अरे सर बता रहे हमें क्या करना है। अब आगे हमें चर्चा करनी है मित्रों, गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो है गेस्टोल्ट शब्द है यह जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टोल्ट जो है यह काय का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। प्रश्न पूछ सकता है गेस्टोल्ट शब्द, क्योंकि कई बार पूछा गया। अभी जब व्यक्तित्व पढ़ाएंगे, पर्सोना शब्द किस भाषा से मिलकर बना है, ये बहुत चीज़ें पूछी गई, इसलिए बिल्कुल इसको 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट 100% टिक कर लो। मैंने कहा था 2 से 3 नंबर आते हैं, 1 नंबर अभी जब हम पूरा बोल देंगे इतने में से आएगा, यहाँ से 1 नंबर जरूर आएगा मित्रों। ना आए तो मैंने बोला था वीडियो को डिसलाइक कर देना। यदि आपको लगे कि नहीं सर ने पूरा वीडियो पढ़ाया, पूरा आपने देखा और प्रीवियस ईयर में हाँ यहाँ से 2-3 नंबर आते हैं, तो मित्रों वास्तविकता में यदि आपको लगता है कि आपका भाई मेहनत कर रहा है, तो कम से कम एक भाई बहन हमारा अपने 5 मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब कराए और शेयर करें उन लोगों को, ठीक है। गेस्टोल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है समग्राकार, समग्राकार, पूर्णाकार, पूर्णाकार। तो इसके नाम से ही हम सिद्धांत की व्याख्या कर देंगे। इसके नाम का तात्पर्य है समग्राकार, समग्र आकार का, पूर्णाकार, पूर्ण आकार का। अर्थात इस सिद्धांत में जब बच्चा सीखेगा तो पहले बच्चा विषय वस्तु को पूरी तरीके से जानेगा, पूरी तरीके से देखेगा, उसके बाद सीखेगा। यह गेस्टोल्ट शब्द का हमने तात्पर्य बता दिया। और जो ये मित्रों जो समग्राकार पूर्णाकार होता है और इसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत का उपनाम जो मैन है आप लिख लीजिए, इससे यही लिख लो, नोट बना के लिखो इसको। नोट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, इसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। प्रश्न बन गया है एक बार कि इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, तो इनसाइट थ्योरी माफ कीजिए, यह जो आपको अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत पढ़ाएंगे उसका मैं यहाँ पॉइंट लिखवा गया, माफ कीजिए, इसको अभी यहाँ ना लिखें आप लोग। अभी तो सिर्फ गेस्टोल्ट बात पर हम चर्चा कर रहे थे, तो इतना गेस्टोल्ट बात के बारे में हमने जाना। अब आगे हम जो ये गेस्टोल्ट वादियों ने हैं, इन्होंने पूर्ण से अंश की ओर सबसे ज़्यादा जोर दिया। जो इनका शिक्षण सूत्र रहा, या यूँ कह लें कि इस सिद्धांत में जो शिक्षण सूत्र यूज हुआ या इस सिद्धांत से जो शिक्षण सूत्र निकला वो है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र दिया गया। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ से इनका एक ही सिद्धांत आया गेस्टोल्ट वादियों का, उस पर भी हम देखते हैं। जो मित्रों इतना पढ़ा दिया गया यहाँ से 1 नंबर का बनता है। अब जो पढ़ाने जा रहे 1 नंबर का वहाँ से बनेगा। हमें हेडिंग डाल लो आप लोग, अंतर्दृष्टि या सूझ, अंतर्दृष्टि या सूझ या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत। नया शब्द मिल गया, खुश हो जाओ मित्रों। साइको है, अपनी साइकोलॉजी है, इसको पढ़ना है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, और जहाँ से व्यवहार शब्द देखते ही हमें तो वाटसन महोदय याद आ जाते हैं। और जैसे ही देखो सीखने का नियम, हाल हमने थॉर्नडाइक को टेक कर दिया, जबकि गलत हो गया। यह प्रश्न रीट एग्जाम में पूछा गया है। आपको भरोसा नहीं है तो राजस्थान टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आप किसी भी बुक में देख लीजिए मित्रों, मिल जाएगा। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत यह है, या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत एक ही बात है। सूझ का सिद्धांत यह किसने दिया था, तो यह सिद्धांत मैक्स बर्दाइमर ने दिया था। किसने दिया था?
मैक्स वर्दीमर ने दिया था, और यदि ऑप्शन में वर्दीमर ना हो तो इस सिद्धांत पर जो प्रयोग किया था वह कोहलर महोदय ने किया था। इसलिए इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जोर या व्याख्या या प्रस्तुति का कोहलर ने किया। वह किस सन में किया मित्रों? तो 1925 में किया। बिल्कुल ध्यान से सुनो, सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत किसने दिया मित्रों? तो सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत हमारे मैक्स वर्दीमर महोदय ने दिया। और यदि ऑप्शन में मैक्स वर्दीमर नहीं है तो कोहलर है। यह सिद्धांत का अति इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत। सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वर्दीमर ने दिया, और यह कोहलर महोदय ने 1925 में इसकी समस्त व्याख्या की। इसे सूझ या सिद्धांत कहते हैं, और इसी का उपनाम है इनसाइट थ्योरी, इनसाइट फील्ड ऑफ थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं? इनसाइट फील्ड ऑफ थ्योरी, फील्ड ऑफ थ्योरी। यह इनसाइट फील्ड ऑफ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों, इतनी चीज में से एक नंबर का प्रश्न बन गया आपके लिए। कहाँ से बन गया? बोले अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वर्दीमर ने दिया। और यदि मैक्स वर्दीमर ऑप्शन में नहीं है, यदि मैक्स वर्दीमर महोदय ऑप्शन में नहीं है मित्रों, तो टिक कर देना कौन? कोहलर। कौन टिक कर देना? कोहलर टिक कर देना। अब आगे हम मित्रों चर्चा करते हैं। यहाँ एक शब्द आया, अंतर्दृष्टि या सूझ। अंतर्दृष्टि या सूझ, इससे आशय क्या है हम देखते हैं। इससे आशय क्या है कि जो नवीन परिस्थितियों में समस्या उत्पन्न होती है उसे मानसिक स्थितियों के द्वारा संतुलन, मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा समस्या सॉल्व करना। अचानक से कोई समस्या सॉल्व खड़ी हो गई, उसे हम कैसे सॉल्व कर देंगे, उसे कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें जाना है। और एक पॉइंट नोट करके लिख लो, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। अपनी परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर अपनी, अब इसका प्रयोग बताएंगे, परिस्थितियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करके लिखवा दे मित्रों। सीटेट की जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आ रहे हैं हम, और साथ में क्वेश्चन पेपर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अपनी परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण कर समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है, सूझ कहलाती है। देखो, इस सिद्धांत में यहीं से हम कुछ सीखते हैं। मतलब इसमें लिखा है कि अपनी परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर। आप किसी परिस्थिति में फंस गए, किसी संकट में फंस गए, उसका पहले देखो संकट क्या है, समस्या क्या है, कर समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया। अचानक से उसका समस्या समाधान, आप जा रहे थे और अचानक से आप पहले उस रोड से कई बार निकल गए मित्रों, और एक दिन उस रोड में खड्डा हो गया, बहुत भारी गड्ढा हो गया, और अचानक से आप गाड़ी लेके पहुंच गए। आपने सोचा, दूसरी रास्ता दिखाएं, आपको बगल में पत्थर डाला दिखा, आपने उठा के डाल दिया। समस्या अचानक पैदा हुई और हाल उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना, उसका अनुभव किया, अरे प्रत्यक्षीकरण देखा चारों तरफ। अब आगे चर्चा करते हैं। अपनी परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए, इसी को कह सकते हैं कि अपनी परिस्थितियों का अवलोकन करके समस्या समाधान करना है, या वास्तविक समस्याओं का समाधान करके अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है मित्रों। अब इसके आगे हम करते हैं, कोहलर महोदय ने इसमें होने वाली मानसिक प्रक्रिया है और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाँ देखो, एक महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गया बातों ही बातों में, जो यह प्रयोग किया गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रयोग किया गया, किस पर किया गया? पहला प्रश्न, चिंपैंजी बंदर। कौन से? चिंपैंजी बंदर। अब उस चिंपैंजी बंदर का नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान। कौन, क्या नाम था? सुल्तान। तो अगला प्रश्न बनता है, कोहलर महोदय ने या मैक्स वर्दीमर महोदय ने अपना सिद्धांत किस बंदर पर किया? तो चिंपैंजी बंदरों पर किया, और चिंपैंजी बंदर का नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था मित्रों। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम इस सिद्धांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब इन्होंने किया क्या?
इनके दो प्रमुख हैं, इन्होंने प्रयोग किए। इन्होंने एक ऐसा डब्बा बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स। देखो ध्यान से देखना, ये एक बॉक्स है, माफ कीजिए ऐसा नहीं, चलो पहले प्रयोग फर्स्ट पढ़ लेते हैं इनका, एक साथ बोर्ड पे दो आ नहीं पाएंगे। प्रयोग फर्स्ट में क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि यह एक आपका कमरा है और ये यहाँ पे केले टांग दिए इन्होंने, तो खा लेना जिसको भी मन हो, लेकिन अच्छे नहीं बने हैं, ये समझो कि केले हैं, क्या हैं, केले टांग दिए। और एक डब्बा इन्होंने यहाँ रख दिया, मतलब यहीं रखा है, लो ज़मीनी पे रखा है थोड़ा, और एक डब्बा यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे हमारे बंदर महोदय को बैठा दिया, सुल्तान को बैठा दिया। सुल्तान महोदय बैठ गए और सुल्तान नामक जो चिंपैंजी बंदर था वह बैठा। अब उसको लगी भूख, और भूख लगी तो केले को खाने को डांट रहा, कैसे मिलेगा, इस पे खड़ा हुआ, छलांग लगाई, केले पर नहीं पहुंचा, इस पे खड़ा हुआ, छलांग लगाई, केले पर नहीं पहुंचा। उसके दिमाग में अचानक से आया कि उसने एक बॉक्स को लिया, इस बॉक्स को लिया और इस पर रख दिया और ऐसे बना लिया और इस पर छलांग लगाई और यहाँ से छलांग लगा के केले खा लिए। तो देखो उसके सामने समस्या पैदा हो गई, भूख लगी, भूख के लिए भोजन तो दिख रहा है लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने दिमाग लगाया, अचानक से समस्या समाधान हो गई। और यह जो अनुभव प्राप्त होता है इसे महाअनुभव कहते हैं, या कुछ क्षण के लिए अनुभव प्राप्त होता है। हालांकि ऐसा सीखा गया ज्ञान ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इंस्टेंट हमें कोई जानकारी मिलती है और इंस्टेंट हम उस पर क्रिया करते हो सकता है भूल भी जाए। अब एक इनका पहला प्रयोग यह हो गया, और दूसरा प्रयोग, यह प्रयोग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रयोगों से न्यूटन ने खोज की, गैलीलियो ने खोज की, केपलर ने खोज की, मैडम क्यूरी ने खोज की, रामानुजम ने खोज की, कितने वैज्ञानिक हुए हैं। अचानक से तो होता ही है सब। क्या पहले किसी ने सेब गिरते नहीं देखा था, पर न्यूटन महोदय ने दे दिए नियम। चलो मित्रों, अब दूसरा प्रयोग इनका क्या कहता है, इन्होंने कहा अच्छा ये रहा कमरा, फिर भी केले ही टांगे, इस बार का गुच्छा थोड़ा बड़ा था, केले टांग दिए मित्रों, और टांग दो केले। और इन्होंने यहाँ क्या किया, एक ऐसी छड़ी रख दी, इस छड़ी में एक बटन था, ये जैसे इस बटन को दबाओ ये छड़ी, देखो मित्रों माफ़ करना, आपने देखा होगा जो हैंडीकैप व्यक्ति होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, वो छड़ी लिए रहते हैं, वो छड़ी को डंडी कर ऐसे दबाते हैं तो फोल्ड होकर छोटी सी हो जाती, फिर दबाते तो बड़ी हो जाती। तो ऐसे इसी प्रकार की कोई छड़ी ली इन्होंने रख दी और यहाँ पे बंदर महोदय को घोंट दिया कमरे में। बंदर महोदय, सुल्तान को भूख लगी था, सुल्तान उसका नाम ही है, और सुल्तान को जब भूख लगी तो उसको केले दिखे, और केले से सुल्तान पहले तो ऐसे ही छलांग लगाई, फिर उसकी नज़र पड़ गई किस पर, छड़ी पर। अवलोकन किया, अच्छा कहाँ है छड़ी, और छड़ी दिखी, और छड़ी देखते ही फिर छलांग लगाना स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर छड़ी को देखते रहा, अचानक से उसकी उंगली बटन पर दबी, और जैसे ही बटन पर दबी छड़ी बड़ी हो गई और केले तोड़ के खा लिए। अब इस सिद्धांत से निष्कर्ष क्या निकलता है, वह निष्कर्ष हमें लिखने हैं, यही हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, या तो प्रयोग हमने तुम्हें बता दिए मित्रों। अब इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं अंतर्दृष्टीय सूक्ष्म सिद्धांत के, यह पढ़ते हैं। कोयलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में समस्या, कोयलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की समस्या एक समान होती है, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। समस्या एक समान है, जैसे कोई एक समस्या है, देखो उसकी दो समस्या एक ही थी, केले प्राप्त करना, अलग अलग थी, एक जगह बॉक्स रख के और एक जगह डंडे से, तो लिखा एक समान होती हैं, परंतु समस्या समाधान की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, विधियां भिन्न भिन्न होती हैं, हो नहीं सकती, होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। पहला यहाँ से होगा। अब अगला, कोयलर ने यह सिद्धांत, बिल्कुल नोट डाल के लिख लो, इम्पोर्टेंट टिक कर लो, इसे महा इम्पोर्टेंट टिक कर लेना। प्रश्न बनेगा यहाँ से, प्रश्न क्या बनेगा, कोयलर का यह सिद्धांत मानसिक संक्रिया पर आधारित सिद्धांत है। प्रश्न बन सकता है कोयलर का यह सिद्धांत किस पर आधारित, तो मानसिक संक्रिया पर आधारित है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया, कोयलर ने दिया। कोयलर का यह सिद्धांत
मानसिक क्रियाओं पर, मानसिक क्रियाओं पर आधारित है, मानसिक क्रियाओं पर आधारित है। इतना लिख लिया, मानसिक क्रियाओं पर, मानसिक क्रियाओं या संक्रियाओं पर आधारित है। अब इसका हम शैक्षणिक महत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा नियम हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, गैस्ट्रोल एक जर्मन भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है समग्र आकार या संपूर्ण आकार है। गैस्ट्रोल बात के जनक कौन थे, मैक्स वर्दीमर थे। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, इसका मतलब होता है किसी भी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करके उसकी समस्या समाधान को खोजना। अंतर्दृष्टि या सूच के अलावा हमने प्रयोग बताया, इनका बताया आपको किया है हमारे मैक्स वर्दीमर महोदय ने दिया था, और कोयलर इनके वो थे, या चिंपैंजी सुल्तान नामक बंदर पर किया गया। ये जो 5-6 लाइनें हम बोलते हैं नोट कर लिया करो मित्रों, जो यहाँ लिखवा है उसे लिख लिया करो। यहाँ से जब आप सीटेट का पेपर दोगे 5 जुलाई, तब आपको खुद एहसास होगा कि क्या पढ़ाया गया था, और गारंटेड है जितना पढ़ाया गया है और जितना पढ़ाया जाएगा पेपर यहीं से आने वाला है। और मेरी कोई पैड तो नहीं है NCERT में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पैड नहीं है कि मैं पेपर वहाँ से ले आऊँ। बट मित्रों मेरा खुद का अनुभव बोलता है, व्यक्तिगत अनुभव में बोलता हूँ कि जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं यही चीज़ें सीटेट में पूछी जाती हैं। तो ये नहीं कि अरे सर पेपर फंस गया, आपने तो लीक कर दिया था पेपर पहले, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। पेपर फंसेगा ये गारंटी है, बस आप वीडियो को पूरा देखें, पढ़ते जाएं। शैक्षणिक महत्व लिखते हैं हम, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। शैक्षणिक महत्व लिखते हैं, देखो, प्रतिभाशाली बालकों को सिखाने में सहायक, प्रतिभाशाली बालकों को सिखाने में सहायक, सिखाने में सहायक। दूसरा देखते हैं, गणित विज्ञान एवं व्याकरण जैसे जटिल विषयों को सिखाने में सहायक, गणित विज्ञान व व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सिखाने में सहायक, जैसे कठिन विषयों को सिखाने में सहायक, सिखाने में सहायक। अगला पॉइंट लिखते हैं मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पॉइंट लिख देते हैं पूरे आप लोगों के लिए, फिर समझा देंगे। हाँ मित्रों देखो, यह प्रतिभाशाली बालकों को सिखाने में सहायक होता है। पहला, बालक बालिकाओं को गणित विज्ञान और व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सिखाने में भी सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मैंने बताया कि अचानक से सूच का पैदा होना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सूचित करता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहायक होता है विकास करने में। बालकों में अन्वेषण उपागम, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करने की प्रवृत्ति, इसी सिद्धांत से जागती है। चिंपैंजी बंदर ने 2 बार खुद से खोज करके भोजन की प्राप्त। बौद्धिक क्षमता प्रबल होती है, बौद्धिक क्षमता का शार्प होना होता है। शार्प मतलब जब आप किसी समस्या को समाधान करोगे तो आपकी बुद्धि का उपयोग होगा, तो यह धार देगी। और वर्तमान में जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है वह इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इस सिद्धांत में बालक को खुद से करके सीखने की शिक्षा दी गई है। वह शिक्षण सामग्रियों के बजाय मानसिक क्रियाओं पर, यह सिद्धांत कहता है शिक्षण सामग्री नहीं, बच्चे की मानसिक क्रियाओं पर जोर दो, बच्चा खुद से करके सीखे। इस प्रकार से हमारे सारे सिद्धांत आज समाप्त होते हैं, और यहाँ तक का आपको इस सिद्धांत से 1 या 2 नंबर का मिलता है। हमने कहा था इस पूरे वीडियो में आपको 3-4 नंबर का मिलने वाला है, तो इसमें अब यहाँ से गारंटेड 2 नंबर का प्रश्न आता है मित्रों। और प्रश्न क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, हंसी आ गई होगा, अरे इससे कहाँ से आता, अधिगम को अभी ये बताते हैं कहाँ से आता। प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, बस 2 मिनट बने रहिए, खुद आपकी आंखें खुल जाएंगी। हाँ सर आता है। पहला प्रभावित कारक होता है छात्र का, तो क्या होता है, छात्र से संबंधित कारक, छात्र से संबंधित कारक, यस छात्र से संबंधित कारक हो गया, या इसी को कह सकते हैं सीखने में व्यक्तिगत कारक। अब बुद्धि खुली, व्यक्तिगत कारक पेपर में कई बार पूछा गया है। और दूसरा मित्रों होता है शिक्षक से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक। अरे शिक्षक यदि हुआ खड़ूस तो कैसे सीखोगे, नहीं सीख सकते ना। वो सैल हुआ शिक्षक, उससे बच्चे डरते ही रहेंगे तो कैसे सीखेगा। तो शिक्षक से संबंधित कारक, प्रभावित करने वाले कारक। और विषय वस्तु से, विषय वस्तु भी तो जटिल नहीं होनी चाहिए, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए बच्चे को रुचिपूर्ण लगे। विषय वस्तु से संबंधित कारक। देखो मित्रों, यहाँ से हर बार सीटेट में 2 नंबर का प्रश्न बनता है।
छात्र से संबंधित कारक। पहला क्या होता है, पहले तो अधिगम सिखाना है तो अधिगम बच्चे की आयु के अनुसार होगा, तो छात्र की आयु। दूसरा है छात्र की परिपक्वता, छात्र की परिपक्वता। प्रश्न बनता है कि बच्चे के सीखने में प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा होता है। वातावरण, ध्यान सुना, वातावरण, समाज, विद्यालय या व्यक्ति या बालक की परिपक्वता। और यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हो गए कंफ्यूज। अब हमें ये नहीं पता रे कारक कौन सा होता है, भैया परिपक्वता होती है। प्रश्न बना है, आप कई बार देख लिए, फिर सुन लो, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, व्यक्तिगत कारक कौन सा होता, व्यक्तिगत कारक कौन सा होता। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, कई बार, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से मित्रों। अगला है बालक की बुद्धि। तीसरा बोलता है, अरे बालक की बुद्धि, बालक की बुद्धि कैसे, देखो बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति को मेरे अनुसार समान मिलती है। खुद का व्यक्तिगत निजी कमेंट रख रहा हूँ। देखो जिन बच्चों की बुद्धि सामान्य है उनमें बात कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, कई बच्चे आपने देखे वो खेल कूद में एक्सपर्ट होते हैं, कई बच्चे तीरंदाजी में एक्सपर्ट होते हैं, कई अदर क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, कई पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, कई बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, कई भाषण देने में एक्सपर्ट होते हैं। तो बुद्धि है, उस बुद्धि का कहाँ कैसे उपयोग किया जाए। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण किया गया, बुद्धि लब्धि IQ लेवल बताया गया है, तो उसी के अनुसार हम बात करते हैं। बालक की बुद्धि है, यदि बालक तीव्र बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, प्रतिभाशाली IQ लेवल का है तो वह जल्दी सीख जाएगा। वो यदि मंद बुद्धि बालक है जिसका IQ लेवल 70 से 80 ही है, या सामान्य बालक है, वह जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो बालक की बुद्धि भी बहुत डिपेंड करती है। और बालक की रुचि, अरे देखो, अरे बालक की रुचि, अब रुचि समझ लो, मन लग रहा है कि नहीं, बालक के अनुसार विषय वस्तु, अभी विषय वस्तु जोड़ देंगे। बालक की रुचि, छात्र पढ़ने के लिए इच्छुक है या नहीं है। और छात्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि, छात्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि, यह 5 पॉइंट अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक होते हैं। बालक की रुचि, बालक की बुद्धि, आयु, परिपक्वता और छात्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि। यह व्यक्तिगत कारक निजी कारक हो सकता है, छात्र को प्रभावित करने, उसकी बीमारी भी हो सकती है, उसकी मानसिक स्थिति, इसलिए बुद्धि हो गया। यह कुल होते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। लो साइन कर दिए मित्रों, और बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि मैं ये कोई अपना वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ। व्यक्तिगत अनुभव, खुद सीटेट दिया, व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा हूँ, यहाँ से आता ही आता है। अगला शिक्षक के संबंधित, पहला शिक्षक का व्यक्तित्व। अरे शिक्षक के व्यक्तित्व का हमें क्या करना, चार डालना, हाँ डालना। कोई पूछे अरे क्या करना, हाँ भैया करना है। क्यों, यदि शिक्षक होगा सही पढ़ाने वाला, उसका व्यक्तित्व प्रखर होगा, चरित्रवान होगा, टाइम टेबल का पक्का होगा, बहुओं की प्रतिभा का धनी होगा, उसके बोलने में जब वह बोलता हो तो बच्चे उसकी भाषा से, उसके संप्रेषण से आकर्षित होते हैं, उसकी बात को सुनते हों। शिक्षक का व्यक्तित्व ही बालक के भविष्य के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाएं, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाएं, देखो हंसी आ गई मुझे मित्रों। यहाँ एक प्रश्न बनता है, कभी कभी बनता है कि अधिगम में आवश्यक तत्व नहीं है। अधिगम में आवश्यक तत्व नहीं है बालक की रुचि, बालक की तत्परता, बालक का अभ्यास या शिक्षक। तो आप प्रश्न बन जाता है शिक्षक अधिगम में कोई इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन यदि प्रश्न बन जाए कि अधिगम को प्रभावित करता है, हाँ यस करता है। लेकिन अधिगम के लिए जरूरी नहीं कि शिक्षक हो। क्यों, क्योंकि बच्चा कौन विद्यालय से सीखता है भैया, वातावरण से भी तो सीखता है। तो अधिगम तो एक, अधिगम का यदि संकुचित अर्थ लोगे तो पहले ही बताया, वीडियो पहला देखो। अधिगम का यदि संकुचित अर्थ लोगे तो विद्यालय से जोड़ दोगे, और यदि व्यापक अर्थ लिखोगे तो व्यवहार के द्वारा जो परिवर्तन होता है वही सीखना कहलाता है। अगला देखो, शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया हो गई, शिक्षक छात्र संबंध। अरे शिक्षक गुरु, शिक्षक छात्र संबंध मित्रता पूर्वक होने चाहिए, एक प्रेरक की भूमिका में निभाने चाहिए। और अगला होता है, चौथा पॉइंट कहता है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। किसका, मनोविज्ञान का ज्ञान। अरे साइकोलॉजी तो आनी चाहिए शिक्षक को, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा चलने लगी इस समय, आप पता चलो बच्चों को मारो पीटोगे तो कैसे सीखेगा। अब विषय वस्तु, तो विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है।
स्वभाव कैसा है उसका, जटिल तो नहीं है भैया। स्वभाव देख लो, स्वभाव मतलब हो गया स्वरूप, माफ कीजिए स्वरूप या स्वभाव। प्रकृति जटिल नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। विषय वस्तु का स्वरूप समझ ले रहा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा। विषय वस्तु की भाषा, भाषा कैसी है, पता चला बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला है और हिंदी की बुकें पकड़ा दो, नहीं। अनुकूल भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, जटिल भाषा भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। स्पष्टता होनी चाहिए विषय वस्तु में, क्लियरनेस होना चाहिए एक। अगला है जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हो बहुत अच्छी तरीके से किया जाए, ताकि रोमांचक बना दे विषय वस्तु को। रोमांचक का मतलब ये नहीं हुआ कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है, रुचिपूर्ण बना दे, बच्चे के अंदर उत्साह भर जाए, प्रेरणा भर जाए, इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले मित्रों कारक हो गए। एक बार से रिवीजन करते हैं जल्दी से। छात्रों की आयु, परिपक्वता, बुद्धि, रुचि और पृष्ठभूमि, इसको बिल्कुल रख लो। यहीं से प्रश्न बनता है 2 नंबर का। प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, किसी भी वक्त आ सकते हैं, किसी भी दिन, कोई समय निश्चित नहीं है उसका। अगला देखते हैं अधिगम के प्रकार, बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट और 2 मिनट का टाइम और लेंगे आप लोगों ने। अधिगम के पक्ष देखो, अधिगम के पक्ष, पक्ष, विधि और प्रकार। लो एक ही लाइन में सब कर दे रहे हैं हम, देखो कर दे रहे तो करना है तो करना है। देखो अधिगम 3 प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, पहले क्रियात्मक लिखो, एक क्रम में समझा। क्रियात्मक पक्ष होता है और अगला होता है भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। तो अधिगम के कितने पक्ष होते हैं मित्रों? 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है और भावात्मक पक्ष होता है। अब हम प्रकार देखते हैं, प्रकार कितने होते हैं, देखो पूरा लिख लो। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार, अधिगम के मित्रों कम से कम 7-8 दिन के बाद अपन मिल रहे हैं। वीडियो को जब हमको शेयर करो ताकि एक दिन में कम से कम 500 प्लस व्यूज हों और लाइक कम से कम, टारगेट है 30-35 प्लस लाइक होने चाहिए आज की वीडियो में। प्रकार क्या हुआ है? गामक, गत्यात्मक अधिगम, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रतिबोधनात्मक अधिगम, बोधनात्मक अधिगम। और जब प्रतिबोधात्मक हो गया तो संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम, अच्छा कल्पनात्मक, संकल्पनात्मक अधिगम। ये अधिगम के प्रकार होते हैं, अधिगम, गामक अधिगम। और अधिगम के प्रकार के बाद हम देखते हैं इसकी विधि। इसमें अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसमें अभ्यास एवं भूल के द्वारा सीखता है, एवं भूल। और जो इसमें है वह सूझ के द्वारा सीखता है। और मित्रों या तो क्या हो गई विधि अधिगम की। अब आयु और देख लेते हैं किस अवस्था में है, क्योंकि इसके बाद मित्रों हमें बिल्कुल क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें मित्रों पढ़ना है अपना बाल विकास की ओर अग्रसर होंगे, बाल मनोविज्ञान की ओर। तो यह जो होता है यह शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, शैशवावस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है। देखो अवस्थाएं शुरू होने लगी मतलब वहीं को मोड़ना है अपन को, और इसलिए उन्होंने सबसे बाद में रखा। यह किशोरावस्था में होता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है देख लो मित्रों, समझो समझो समझो। गामक अधिगम कैसे होता है? अनुकरण के द्वारा। इसे क्यों कहते हैं? देखो बालक संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, गामक अधिगम के संज्ञा, ये पक्ष हो गए, पहले तो पक्ष समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, क्रियात्मक पक्ष हो गया और भावात्मक पक्ष। ज्ञान के द्वारा सीखना, क्रिया के द्वारा सीखना, भावात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। यह पक्ष हो गए, इन पर चर्चा हो गई। अब इन दोनों को जोड़ के पढ़ते हैं, यहाँ से जोड़ के पढ़ना है अपन को। कैसे पढ़ना है मित्रों, जोड़ के देखते हैं उस चीज़ को और चर्चा करते हैं उसमें 2 मिनट की। गामक अधिगम क्या होता है? जब बच्चा क्रियाएं करते हुए सीखता है, गति के द्वारा, गतिशील रहता है, वह खुद एक्टिव रहता है, गामक अधिगम होता है। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, वह सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। हम देखते हैं छोटे बच्चों को, जब भी हम उनके सामने कोई हरकत करेंगे तो वह उसका अनुकरण जरूर करेंगे। यह प्रतिबोधनात्मक अधिगम। इसका संप्रत्यय क्या होता है? प्रतिबोधना, मस्तिष्क में बनने वाला एक बिंब होता है। क्या होता है? मस्तिष्क में बनने वाला बिंब होता है। अभ्यास में त्रुटि पर होता है, बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में आने पर बच्चा, जब 6 साल में प्रारंभ होती है बाल्यावस्था, तो उस समय बच्चा सीखता है गिनती, सीखता है पढ़ाई। तो एक दिन में नहीं सीख जाता है, प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखता है। तो कौन सी विधि उपयोगी होती है? प्रतिबोधात्मक अभ्यास एवं भूल विधि होती है। और संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है
यह विषय वस्तु को संकल्पना के द्वारा कल्पना करके बच्चे को सीखना, चिंतन मनन के द्वारा सीखना, यह जो होती है सूझ के द्वारा होती है, अचानक होती है, किशोरावस्था में होती है। चिंतन मनन तर्क शक्ति का इसी में प्रयोग किया जाता है। तो यह विधि कहाँ यूज की जाती है? किशोरावस्था में की जाती है मित्रों। अब हम आप सभी से लेते हैं विदा और आज की क्लास हुई यहीं समाप्त। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, उपयोगी लगा हो तो शेयर करें और जो हमारे नए मित्र हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।